नमस्कार। स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य भारती में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शैली। आज अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जिसकी पकड़ बच्चों तक पहुंच चुकी है। हम ढूंढेंगे इसका निदान अपने परंपरागत चिकित्सा द्वारा। योग में योग गुरु सुनील सिंह कराएंगे गौमुख आसन और स्वास्थ्य सलाह में जानेंगे लहसुन और पुदीने का फायदा। इसके साथ ही देखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा और स्टूडियो में होंगी आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर भारती। अस्थमा हमारी सांस लेने की नली और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली एक घातक बीमारी है। क्या है ये अस्थमा और कैसे होता है ये जानते हैं इसे। इस बढ़ते वैश्वीकरण का अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी चीज पर पड़ा है तो वो है पर्यावरण, जो आज इतना दूषित हो गया है कि हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। लोगों पर इसका असर अस्थमा जैसी घातक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। अस्थमा में रोगी को श्वास लेने में तकलीफ होती है। लंबे समय तक सर्दी, खांसी, श्वास नली या गले की सूजन आदि रोगों के बाद ये रोग होने की संभावना अधिक होती है। ये रोग वंशानुगत भी है। यदि परिवार में पहले किसी व्यक्ति को ये रोग हुआ है तो आने वाली पीढ़ी में इसकी संभावना बनी रहती है। ये रोग स्त्री या पुरुष किसी को भी हो सकता है, लेकिन स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ये रोग अधिक पाया जाता है। पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होने लगती है, काफ़ी चेस्ट कंजेशन है पेशेंट को, और हम जब उसकी नाड़ी देखेंगे उसके अंदर वही कफज प्रधान नाड़ी उसकी मिलेगी। जैसे हम लोग तो नाड़ी से पेशेंट का यहाँ डायग्नोस करते हैं। दूसरी बात, अस्थमा बेसिकली है कि पेशेंट को जो रेस्टिंग पोजीशन में थोड़ा आराम मिलता है, पेशेंट ज़्यादा चल नहीं पाता, उसके अंदर उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। कफ की प्रॉब्लम तो रहती है, ऐसे कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा कफ निकलेगा, एक्सपेक्टोरेशन के साथ कफ खांसी जो है उसको पेशेंट को रहेगी। अस्थमा के रोगी को ठंडी हवा, धूल मिट्टी और धुएं के कारण दौरा पड़ सकता है, और मानसिक परेशानी जैसे तीव्र गंध, किसी प्रकार की चिंता, घबराहट आदि से भी इसका दौरा पड़ सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए रोगी को शारीरिक तथा नाड़ी संबंधी दुर्बलता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उसे व्यायाम, मालिश अथवा खुली हवा में घूमना चाहिए। रोगी को धुएं, धूल आदि से बचना चाहिए। इस प्रकार के नियमित उपचारों से अस्थमा जैसी बीमारी के प्रभाव से बचा जा सकता है। दोस्तों, योग से शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है और दिनचर्या नियमित रहती है। कई तरह के तनाव से मुक्ति भी योग द्वारा संभव है। तो आज करते हैं योग मुद्रा, जो आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। नमस्कार। आइए आज जानें योग के द्वारा हम किस तरह दमा जैसे रोग पर अंकुश लगा सकते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, दमा है क्या? दमा के बारे में ये कहा जाता है कि दमा एक एलर्जिक रोग है। मौसम के बदलने के कारण, धुआं, धूल धक्कड़ के कारण, परफ्यूम के कारण आनुवांशिक भी रोग है। दमा से पीड़ित व्यक्ति, सारे योग में ये कहा गया है, दमा दम लेके ही जाता है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। योग में और आयुर्वेद में हमेशा ये कहा गया, दमा के लिए भी हमारे पास तरह तरह के प्राकृतिक उपचार हैं। योग साधना है, आसन है, व्यायाम है, प्राणायाम है और योग मुद्राएं हैं। आइए जानें कि हम दमा से किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले आज हम योग मुद्रा बताएंगे। योग मुद्रा योग का एक अनूठा आसन है, जो कि पद्मासन के लाभ के साथ साथ योग मुद्रा का भी लाभ इस आसन के द्वारा लिया जाता है। आइए हम लोग बताते हैं कि योग मुद्रा की शैली किस तरह है, किस तरह योग मुद्रा को हमें करना चाहिए। विधि, सबसे पहले दोनों पैरों को सामने फैलाइए, दोनों पैर सीधे। फिर जैसा कि हमने पद्मासन की मुद्रा में दाहिने पैर को बाईं जंघा पे रखते हैं, बाएं पैर को दाईं जंघा पे रखते हैं, और उसके बाद दोनों हाथों की कोहनियों को एक दूसरे हाथों से पकड़ लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर झुकते हैं। योग मुद्रा, धीरे धीरे हम लोग झुकते हैं और अपना माथा जमीन पे लगा देते हैं। कुछ सेकंड इस मुद्रा पे वहीं रहते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आते हैं। मैं एक बार साधकों से ये निवेदन जरूर करूंगा, यह आसन एक कठिन आसन है। इस आसन को करते वक्त जब भी आप नीचे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, और जब आप ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर आने का
प्रयास करेंगे। इस आसन के माध्यम से सबसे बड़ा जो लाभ होता है, हमारे लंग्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है, हमारे शरीर का जो खून का जो दौरा होता है ऊपर की ओर बढ़ जाता है। योग मुद्रा के संदर्भ में मैं कुछ और बातें विशेष बताना चाहूँगा। जो साधक स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द से पीड़ित, हार्निया से पीड़ित हों, उन साधकों के लिए ये योग मुद्रा वर्जित है। महिलाएं विशेषकर, महिलाओं के लिए इस बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा, महिलाएं विशेषकर मासिक के दिनों में या गर्भवती महिला ये योग मुद्रा न करें। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को पीछे करके एक दूसरे की कोहनियों को पकड़ें। फिर धीरे धीरे आगे झुकते हुए माथा जमीन पर लगाएं। फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, अस्थमा में लाभ, पेट के रोगों में लाभकारी, अनावश्यक चर्बी को दूर करता है। प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है जो प्रकृति से ही नियंत्रित होता है। क्या है प्राकृतिक चिकित्सा और किस तरह बीमारियां इससे दूर की जा सकती हैं, जानते हैं इसके बारे में। प्रकृति अपने आप में ही एक संपूर्ण चिकित्सा को छिपाए हुए है। बस जरूरत है उसे ढूंढने की और उसे उपयोग में लाने की। प्रकृति के इन्हीं उपयोगी तत्वों का किसी बीमारी के उपचार में प्रयोग करना ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाता है। जिस तरह आयुर्वेद में विभिन्न पेड़ पौधों द्वारा दवाइयां तैयार की जाती हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा में पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों जैसे मिट्टी, पानी, धूप और हवा इत्यादि से औषधि तैयार की जाती है। आज अंग्रेजी दवाइयों के समय में प्राकृतिक चिकित्सा को लोग भूल गए हैं, लेकिन इसका महत्व गौण नहीं हुआ है। असामान्य खानपान से होने वाली कई बीमारियां जैसे गैस, एसिडिटी, पेट दर्द इस प्राकृतिक चिकित्सा से आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। अस्थमा जैसी घातक बीमारी जो श्वास लेने में कठिनाई देती है, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा दूर की जा सकती है। तो ऐसी ही कई अन्य बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा है। उनमें है त्वचा का दाग और एलर्जी। इन पर लेप करने और धूप स्नान करने से ये बीमारियां कुछ ही दिनों में ठीक हो सकती हैं। अतः ये जानना आवश्यक है कि प्राकृतिक चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा से आज भी विश्व अनजान क्यों है। इसी प्राकृतिक चिकित्सा में की जाती है मिट्टी चिकित्सा, जो बहुत सरल एवं प्रभावी है। इससे अस्थमा, पेट दर्द और त्वचा के रोग ठीक होते हैं। इसके लिए प्रयोग की जाने वाली मिट्टी साफ सुथरी और जमीन से 3-4 फीट नीचे की होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की मिलावट, कंकड़ पत्थर या रासायनिक खाद वगैरह न हो। शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए भी मिट्टी चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की पट्टी तथा मिट्टी स्नान इसके मुख्य उपचार हैं। अस्थमा जैसी श्वास की बीमारी में इससे काफी राहत मिलती है और मरीज स्वस्थ महसूस करता है। लहसुन अनेक रोगों के इलाज में मदद करता है और खासकर हृदय रोगों में इसका सेवन लाभकारी होता है। इससे हृदय संबंधी कई बीमारियां दूर होती हैं। ये रक्त नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है और उच्च रक्तचाप में धमनियों को कठोर होने से रोकने में मदद करता है। लहसुन रक्त संचार को तेज करता है और साथ ही साथ हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। लहसुन को कभी भी अकेले न लें, क्योंकि ये दिमाग की खुश्की को बढ़ाता है। इसे सदैव किसी अन्य औषधि के साथ लें जिससे दिमागी शक्ति तीव्र हो। लहसुन को यूजली अगर दूध के साथ आप या दूध में पका के देंगे तो अर्थराइटिस में स्वेलिंग को और पेन दोनों को कम करता है। उसी तरह से इसका फंक्शन इस ब्लड प्रेशर कम करने में लहसुन को, इसका बहुत सारी हम मेडिसिन में भी यहाँ यूज़ करते हैं लहसुन का जो पाउडर है। तो इस तरह से इसका हमारी जो अगर डेली लाइफ में हम अपना यूज़ करते हैं वैसे घरेलू उसमें, तो आपको है कि डॉक्टर के पास कम विजिट करनी पड़ेगी। आइए अब करते हैं कुछ योग साधना। इसके लिए चलते हैं योग गुरु सुनील के पास। उसके बाद लेंगे कुछ स्वास्थ्य सलाह। योग मुद्रा के बाद आइए एक दूसरे आसन के बारे में विस्तारपूर्वक बात करें, जिसके द्वारा हम लोग अस्थमा से मुक्ति पा सकते हैं। यह आसन है गोमुख आसन। जैसा नाम वैसा आसन। गोमुख मतलब गाय के मुंह जैसा आसन। आइए इस आसन की मैं आपको विधि बताता हूँ।
सबसे पहले हम लोग अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे। धीरे धीरे बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैरों को अपने नितंब से लगा देंगे और दाहिने पैर को अपने घुटने के ऊपर रखें। इस तरह स्थिति देख लें एक बार किस तरह स्थित करेंगे। धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं हाथ को भी पीछे घुमाएंगे और अपने दोनों हाथों के पंजों को एक दूसरे से पकड़ने का प्रयास करेंगे। गर्दन कमर सीधी सामने की ओर देखते हुए। ये हुआ गोमुख आसन। जो साधक अपने हाथ पीछे न पकड़ पाए, बहुत ज़्यादा उसमें खिंचाव करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इस आसन का वो प्रयास करें। मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि योग धीरे धीरे करने का नाम योग है। एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा इस आसन को। सबसे पहले हम दोनों पैरों को सामने लाएंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखेंगे, जो पैर उसका विपरीत हाथ। फिर हम दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक करेंगे। ये हुआ गोमुख आसन। गोमुख आसन के सबसे ज़्यादा लाभ क्या होते हैं? गोमुख आसन में हमारे फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का संचार होता है। गोमुख आसन हमारा पोस्चर अच्छा करता है। गोमुख आसन से व्यक्ति में निडरता आती है, भय की भावनाओं से मुक्त होता है। इस आसन में कुछ देर हम स्थित रहेंगे, फिर दूसरी ओर से इस आसन को सेम शैली में दूसरे पैर से करेंगे। आइए अब हम दूसरे पैर से करके बताएंगे विधि। सबसे पहले हम बाएं पैर को मोड़ेंगे, धीरे धीरे दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम अपने इस हाथ को उठाएंगे और पीछे इंटरक्लॉक की मुद्रा में हाथों को स्थित कर देंगे। यथासंभव हमारी कमर गर्दन सामने को देखेंगे हम। कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। जितना हमारी क्षमता है उसके आधार पर हमें यह आसन करना चाहिए। गोमुख आसन हार्निया के लोगों के लिए वर्जित है, बाकी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। जहाँ एक और ये अस्थमा के लिए तो लाभ करता ही है, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी इससे बहुत लाभ है। जो व्यक्ति हार्ट के पेशेंट हैं, अगर वो गोमुख आसन करते हैं, निसंदेह उनको बहुत लाभ होगा। उनके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का संचार होगा। बाएं पैर को मुड़कर नितंब से लगाएं। दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने पर रखें। दाएं हाथ को ऊपर उठाकर पीछे से बाएं हाथ को पकड़ें। यही प्रक्रिया उल्टी तरफ से भी करें। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, व्यक्ति निडर बनता है। अस्थमा एवं हृदय रोगों में अत्यंत लाभकारी है, गठिया रोग में फायदेमंद है। पुदीना लगभग दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं और हर एक का अपना अलग ही स्वाद होता है। पुदीना का मीठा स्वाद मुंह को ठंडा रखता है। पेपरमिंट में मेंथॉल की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। पुदीना सर्दी, जुकाम, बुखार, अपच, अतिसार और कान के दर्द को ठीक करने में सहायता करता है। इसका रस पीने से पेट का दर्द और कई अन्य ऐसी ही बीमारियों से बचा जा सकता है। पुदीना बेसिकली क्या है, एपेटाइज़र है। उसको आयुर्वेद में माना गया कि हमारी जो है क्षुधा को बढ़ाता है। तो इसके लिए जो बच्चे जैसे बीमार हो जाते हैं या बड़े लोग एडल्ट्स में फीवर आया है, जिनको टाइफाइड है, उसके बाद हमें लगता है नोजिएटेड फील कर रहा है या जॉन्डिस के बाद पेशेंट कुछ खा पी नहीं पा रहा है, वोमिटिंग की टेंडेंसी है, तो उसमें पुदीना सत्व दे सकते हैं पेशेंट को। आयुर्वेद में किस तरह अस्थमा का इलाज हो सकता है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भारती। आइए मिलते हैं इनसे। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थमा जो रोग है ये होता क्यों है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। आयुर्वेद में श्वास रोग 5 प्रकार का बताया गया है, जैसे महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। तो तमक श्वास जो है वही ब्रोंकियल एस्मा जो आज जाना जाता है। और आयुर्वेद संहिताओं ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि कामम प्राण हरो रोगा न तो भवो न तो ते यथा श्वासस्य हिक्का च हरतः प्राणम आशु ही। कि श्वास रोग और हिक्का रोग ये ऐसे रोग हैं जो शीघ्र ही प्राणों का नाश करने वाले हैं।
यदि इसकी चिकित्सा भली प्रकार से न की जाए। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? श्वास रोग के लक्षण में सबसे पहले लिखा है कि अतीव तीव्रम वेगम श्वासम प्राण प्रपीड़कम, कि ऐसा तीव्र वेग आता है तो सांस लेने में रोगी को इतनी तकलीफ होती है जैसे लगता है कि प्राण निकले जा रहे हैं। दूसरी बात है कि कास सनिरुद्धते, यानी कि खांसी और बलगम, उसको लगता है कि बलगम अटक रहा है और उसको खांसने में बड़ी दिक्कत होती है। और इसके साथ ही उसको आसीनो लभते सौख्यम, यानी कि उसको बैठने में आराम मिलता है, रोगी लेट नहीं पाता है। न चैव निद्राम लभते श्याने श्वास पीड़ितः, श्वास से पीड़ित रोगी लेटकर बिल्कुल भी आराम नहीं प्राप्त करता, बैठने की बार बार कोशिश करता है। और उष्णम चैव अभिनंदति, यानी कि गर्म चीज़ों को पसंद करता है रोगी, उसको हॉट ड्रिंक्स दीजिए पीने के लिए, या थोड़ा सिकाई कर दीजिए, या कमरे में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें तो उसको आराम मिलता है। डॉक्टर भारती, ये तो लक्षण हो गए कि अस्थमा के क्या क्या लक्षण होते हैं, मगर कारण किन किन कारणों की वजह से पेशेंट को अस्थमा हो सकता है? यदि हम शास्त्रीय वर्णन को उठाकर देखें तो धूली, यानी कि धुआं और ये धूल, मिट्टी आदि, इन सब कारणों से बादल ज़्यादा बढ़ जाना, मौसम का ठंडा हो जाना, ठंडी हवा का चलना, और रोगी के द्वारा शीतल पदार्थों का, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेना, गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन का सेवन कर लेना, ये सब श्वास रोग के कारण हैं। और विशेषकर रोगी को तो आधुनिक डॉक्टर भी कहते हैं कि धूल से और धुएं आदि से बचना चाहिए, स्मोक, डस्ट आदि। यहीं पे पूछना चाह रही थी कि जो लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं उन लोगों में भी ज़्यादा संभावनाएं पा जा सकती हैं। जी हाँ, धूम्रपान को जितना हो सके उससे बचना चाहिए, और बल्कि कोई और भी धूम्रपान कर रहा हो तो उस धुएं के पास या अति तीव्र सुगंधों के पास, दुर्गंध के पास नहीं जाना चाहिए। तो आयुर्वेद में अस्थमा का किस तरह पेशेंट जो है इससे मुक्त हो सकता है? आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं इसके लिए। इसमें हम लोग कनक से, धतूरे से बने हुए कुछ योग देते हैं। सूतशेखर रस है, लगभग 2 रत्ती दिन में 3 बार। कनक आसव देते हैं, लगभग 10 ml दिन में 2 बार, जल के साथ भोजन के बाद। रोगी को कुछ रोगियों को एलर्जी अधिक रहती है, उसमें शिरीष आदि क्वाथ देते हैं, लगभग 20 ml दिन में 2 बार। हरिद्रा खंड खाने के लिए दूध के साथ देते हैं, लगभग 10 ग्राम, 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम दिन में डिवाइड कर देते हैं 2 डोजेज़ में, मतलब 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को। और इसी प्रकार अन्य भी बहुत सी औषधियाँ हैं। रोगी को कुछ सिकाई वगैरह करते हैं। एक सोम चूर्ण आता है, रोगी की अवस्था देखकर कहीं कहीं पर चिकित्सक को उसकी गणना करनी पड़ती है कि रोग कैसा है। सोमचूर्ण भी लगभग 1 ग्राम दिन में 3 बार दे देते हैं, जैसा रोगी की अवस्था होती है उसके अनुसार। और अंत में जानना चाहेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक बारी जब टोटल ट्रीटमेंट हो चुका हो? हाँ, ये श्वास रोग, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आयुर्वेद में सब चीज़ें एकदम ही ठीक हो जाती हैं, ऐसा नहीं। आयुर्वेद में भी कुछ चिकित्साओं में साध्य लिखा हुआ है, कुछ रोगों को सुख साध्य लिखा हुआ है। तो श्वास रोग सुख साध्य नहीं है, ये एक याप्य व्याधि है, तो इसमें चिकित्सा करते रहना चाहिए। दूसरी बात की सावधानियां बरतनी चाहिए। रोगी अक्सर खुद नोट कर लेता है कि किन चीज़ों से उसको एलर्जी होती है, उन चीज़ों से वो बचने की कोशिश करे, भरसक प्रयत्न करे कि जैसे ही श्वास रोग का दौरा हो तुरंत चिकित्सा प्रारंभ कर दें और किसी चिकित्सक की देखरेख में जाएं। डॉक्टर भारती, आजकल ऐसे हो गया है कि सब मरीज़ जो हैं चुटकी भर में अपना इलाज चाहते हैं और झट से केमिस्ट की शॉप पर चले जाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि उन बीमारियों का इलाज आपको घर में भी मिल सकता है, घरेलू नुस्खे भी हैं। तो अस्थमा के लिए क्या क्या घरेलू नुस्खे हो सकते हैं? देखिए शैली, यदि अस्थमा का दौरा बहुत अधिक बढ़ गया है तो उस स्थिति में तो तुरंत चिकित्सा करनी पड़ेगी। परंतु यदि जिससे अस्थमा रहता है और किसी भी मौसम में परेशान कर रहा है, बलगम बना हुआ है और बलगम बाहर आने में दिक्कत करता है, तो ऐसी स्थिति में हम कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ऐसी ले सकते हैं जिनसे बलगम में सुविधा हो, थूकने में, और साथ ही उसको खांसी का वेग कम हो। तो जैसे लौंग का प्रयोग कर सकते हैं घर में, उसको चाय में या दूध में डाल के पका सकते हैं। और तुलसी के पत्ते अक्सर घरों में मिल जाते हैं, तो तुलसी का प्रयोग करें। और जितना हो सके सौंठ है, जैसे शुंठी और अदरक इसको भी अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। दूध में पकाकर या काढ़ा बनाकर या चाय बनाकर इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हल्दी हमारी किचन में अक्सर मिल जाती है, तो जो हल्दी सामान्य हम जो सब्जी में डालते हैं, पाउडर्ड हल्दी,
उसको दूध में आधा चम्मच के करीब एक कप दूध में डाल के गर्म कर लें और उसका हम रोज़ सेवन करें। यदि नित्य प्रति प्रातः सुबह उसको पिएं तो काफ़ी मात्रा में जो एलर्जी है वो दूर हो सकती है। डॉक्टर भारती, आपने अस्थमा के बारे में इतनी लाभदायक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्राणायाम शरीर को शुद्ध करता है। इसे नियमित तौर पर अपनाने से कई बीमारियों को आने से रोका जा सकता है। आज हम ऐसे ही एक प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम को करेंगे। इसके बाद मिलेंगे आज के सेलिब्रिटी से, जो बताएंगे कि वे कैसे रखते हैं अपने शरीर को स्वस्थ। तो पहले करते हैं प्राणायाम। जो लोग अस्थमा पेशेंट हैं उनके लिए एक प्राणायाम बताएंगे। प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम की विधि में आपको बताऊंगा। जो व्यक्ति पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं वो पद्मासन लगा के बैठ जाएं। जो लोग पद्मासन नहीं लगा पाते हैं अर्ध पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। जो अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकते हैं वो सुखासन में बैठ सकते हैं। प्राणायाम भी धीरे धीरे स्नेह स्नेह करने की एक प्राणायाम क्रिया है, इसलिए मैं अब आपको सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले बाएं हाथ को हम ज्ञान मुद्रा की शेप में रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दाएं नासाग्र से सांस लेना शुरू करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम की विधि में यह बताना चाहूँगा। दाहिने नासाग्र से श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, जैसा मैंने पहले अनुपात बताया है 2, 4, 4, इस अनुपात के आधार पर लेंगे। नासाग्र से सांस लेंगे, कुंभक करेंगे, कुछ देर सांस को अपने भीतर रखेंगे, फिर धीरे धीरे बाएं नासाग्र से सांस को निकाल देंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल देंगे। ये प्राणायाम का पहला चक्र, सूर्यभेदी प्राणायाम का पहला चक्र। मैं नए साधक के लिए कहना चाहूँगा वो कम से कम रोज 5 से लेकर 8 तक इस प्राणायाम को करें। धीरे धीरे जब इस प्राणायाम में अभ्यस्त हो जाएंगे वो कुंभक और रेचक की अवधि बढ़ा सकते हैं। कुंभक और रेचक के संदर्भ में मुझे कुछ यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि जो नए साधक हैं वो कुंभक, पूरक और रेचक की वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं उनको बताना चाहूँगा। प्राणायाम जब हम करते हैं, जब श्वास को हम लेते हैं, श्वास की उस क्रिया को हम पूरक कहते हैं। उस श्वास को लेकर जब हम अपने शरीर के भीतर अंदर रख लेते हैं उसको हम कुंभक कहते हैं, और जब धीरे धीरे उसको जब हम श्वास को निकाल देते हैं उसको हम रेचक कहते हैं। कुंभक में भी 2 मत हैं। बाह्य कुंभक, जब हम सारा श्वास बाहर निकाल कर श्वास नहीं लेते हैं। अभ्यंतर कुंभक, आंतरिक कुंभक। तो प्राणायाम में एक बार मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो भी साधक, जो भी व्यक्ति प्राणायाम करना चाहता है या प्राणायाम के संबंध में जानकारी रखना चाहता है, वो प्राणायाम के नियमों को समझकर, प्राणायाम के अनुपात को समझकर किस तरह प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए, उसके आधार पर अगर प्राणायाम करता है, निसंदेह वो उससे बहुत ज़्यादा लाभ उसे मिलेगा। सूर्यभेदी प्राणायाम के जो साधक कहा, मैंने उनको बताया कि किस किस तरह उन साधकों को सूर्यभेदी प्राणायाम करना है, लेकिन उसके साथ प्राकृतिक उपचार भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। जो लोग अस्थमैटिक पेशेंट हों वो यथासंभव जब भी मौसम का परिवर्तन है, जब भी मौसम में परिवर्तन है, वो देखें उन्होंने मौसम के परिवर्तन के आधार पर अपने वस्त्र पहने हों। जो मैंने पहले ही बताया था अस्थमा पेशेंट के लिए, वस्त्र अपने पहने हों, और वो देख लें कि वो गरिष्ठ भोजन, खटाई से परहेज करें। कभी कभी वंस इन ए वीक उपवास भी कर सकते हैं। दही उनके लिए वर्जित है। दूध से बने पदार्थ, पनीर उनके लिए वर्जित है, क्योंकि उनकी तासीर ठंडी होती है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है वो कोशिश करें गर्म पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें। तो आज हमने ये जाना योग के द्वारा किस तरह हम अस्थमा रोग पर नियंत्रण या कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारे और प्रोग्रामों में हम योग के माध्यम से किस तरह भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, किस तरह योग से मदद मिल सकती है, हम अगले एपिसोड में इस बारे में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।
बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ से बाईं नाक को बंद करें। दाईं नाक से सांस लें, थोड़ी देर अंदर रोकें। बाईं नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अस्थमा में रामबाण है। जिनको हम मानते हैं अपना आदर्श, जिनके हैं हम सभी फैन, वो हैं हमारे सेलिब्रिटीज। तो आइए देखते हैं वो कैसे रहते हैं फिट। निर्देशक इस्माइल श्रॉफ की फिल्म थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री श्रेया सरन आज एक चिर परिचित नायिका हैं। इससे पूर्व वे तेलुगु फिल्मों में अपने अभिनय से सभी को कायल कर चुकी हैं। अभी हाल ही में आई उनकी फिल्म शुक्रिया में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। अपने रहन सहन को वो कैसे व्यवस्थित रखती हैं, आइए जानते हैं इनसे। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिनर जल्दी लूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट्स खाऊँ, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खाऊँ और सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक टू कीप हेल्दी इज पीस ऑफ माइंड। शुड बी ऑलवेज हैप्पी, एटलीस्ट यू शुड हैव दैट स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस शुड बी योर स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, स्वास्थ्य ही परम धन है, तो रहे स्वस्थ। इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। होगी आपसे मुलाकात दोबारा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।